First of all, I welcome everybody. Respected Vice President Ashok Bhai, our past President Mahendra Bhai Kajiwala, Mundra ji, and our esteemed guest, Sri Ravindra Arya and Sri Asim Pan, and the dignitaries who are in the audience, Mr. V.K. Shah, Mr. Farid, and all other Reliance members. I welcome all of them over here. It is a pride moment for JFRRC. JFRRC ये 11वां टेक्सटाइल वीक सेलिब्रेट कर रहा है। 11 साल से मुंद्रा जी, काजीवाला, इन लोगों ने जो ये JFRRC का स्टार्ट किया है, उसमें टेक्सटाइल को आगे लाने का ही मेन उद्देश्य है। सूरत टेक्सटाइल के हिसाब से जाना जाता है और चैम्बर में बहुत सारी एक्टिविटी है, पर टेक्सटाइल को फोकस करके JFRRC को स्टार्ट किया है, जिसमें टेक्सटाइल वीक, यान एक्सपो और बहुत सारे टेक्सटाइल सेमिनार्स होते हैं। टेक्सटाइल वीक का सेकेंड डे है और इट विल लास्ट फॉर 1 वीक। आज के दिन हमारे जो एस्टीम गेस्ट हैं, मिस्टर असीम पान, ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फिलामेंट यान बिजनेस ऑफ रिलायंस, और श्री रविंद्र आर्या, जिनका नाम एक्सपोर्ट से कनेक्टेड, ही सिनोनिमस विद एक्सपोर्ट, ऐसा सिंस मतलब ही इज़ ऑलमोस्ट द पायनियर ऑफ एक्सपोर्टिंग फैब्रिक इन सूरत। आर्या जी को मैं समझता हूँ 30 साल से ज़्यादा हो गए इस बिज़नेस में, एंड ही इज़ वेल नोन फॉर दिस। Now to start with, I will request our Vice President Ashok Bhai Jirawala to address the function. Thank you. गुड इवनिंग ऑल। आवाज नहीं आ रही है? गुड इवनिंग। बस ऐसा पावर होना चाहिए। ये टेक्सटाइल नगरी है, खास करके ये नर्मद नगरी है, जिसमें हम अपना यहाँ बिजनेस करते हैं। आज SGCCI की तरफ से आप सभी का इस महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ, और JFRRC द्वारा आयोजित किया गया ये आज का विषय ग्लोबल पॉलिएस्टर मार्केट आउटलुक, डिमांड ड्राइव्स एंड टिपर्स। आज यही विषय हमारे लिए बहुत ज़रूरी और सही समय पर रखा गया है, खासकर हमारे शहर सूरत में के लिए। भारत के सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री और खास करके कपड़ा को ध्यान में रख के हुए ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारे बीच जो मेहमान हैं वो श्री रविंद्र आर्या जी, जो चेयरमैन है बिंदल एक्सपोर्ट के। खास करके ये कपड़ा से लेके डाइंग तक का पूरा अनुभव उसके पास है, और अहम भूमिका आज उद्योग में, कपड़े मार्केट में और व्यापारी में आज रविंद्र आर्या जी की है, और हमारे बीच आज उपस्थित है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। खास करके हमारे बीच असीम पान, वाइस प्रेसिडेंट FDY बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये इतना बड़ा नाम है, आज रिलायंस का हिस्सा टेक्सटाइल की दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ऐसे हमारे असीम पान वाइस प्रेसिडेंट साहब को वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ऐसे महानदाता हमारे बीच में उपस्थित है जो टेक्सटाइल को वाणे से लेके ताणे, और कहने का मतलब कि चिप से लेके यान कैसे बनता है और कपड़ा कैसे बनता है, रिलायंस सब कुछ करता है। वही अपने को ज्ञान यहाँ आपके सबके बीच बांटने आए। तो कहने का मतलब हमारे जो मुख्य अतिथि है वो सबसे अनुभवी है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए आने वाले सिनेरियो में हम क्या करना चाहेंगे। खास करके आज टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना हुआ ये शहर 2 ही उद्योग से बटा हुआ है, एक तो डायमंड और टेक्सटाइल। खास करके अभी एक टेक्सटाइल का हिस्सा जो है
पूरे देश में हमारा 50% से ऊपर है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सीधा सीधा ग्रो करने के लिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए आज इस कार्यक्रम में हमें आप सभी को यहाँ उपस्थित किया है। ये हमारा टेक्सटाइल वीक 11 साल से जिसने ये नींव रखी थी, ऐसे हमारे पास्ट प्रेसिडेंट श्री महेंद्र काजीवाला साहब और हमारे बीच जो ये सपना जिसने देखा था मिलके, ऐसे गिरधरलाल मुद्रा जी जो आज इंडस्ट्रीज में काफ़ी बहुत बड़े नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि आज उसका भी इतना बड़ा प्रोडक्शन है, वो भी हर सेगमेंट में उसका काम है टेक्सटाइल के जुड़े हुए सभी का। आज चाइना से हमारा दूसरा नंबर आता है, क्योंकि पर डे का 6 करोड़ मीटर कपड़ा हम बनाते हैं। चाइना से दूसरा नंबर जो किसी का है प्रोडक्शन में तो सूरत का आता है, गुजरात में, और खास करके पूरे भारत में नंबर 1 में हमारा प्रोडक्शन है। तो आज आपके सामने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि टेक्सटाइल उद्योग को लेके हम क्या सवाल करें। यहाँ आपके साथ सवाल जवाब भी होगा, क्योंकि आप जो जानना चाहेंगे ऐसे महान जानकार और उद्योगपति आपके सामने हैं जो आपको पूरा का पूरा ज्ञान देंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि हम सब आज ये कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में हम टेक्सटाइल में क्या कर सकते हैं। आज एयरजेट हो, वाटर जेट हो, रेपियर हो, आज सभी की डिमांड है सूरत में, और सूरत आज बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये गारमेंट का हब बनने जा रहा है। तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और जो ये ज्ञान का भंडार हमारे बीच में अब कहेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। तो मैं ये सभी को यहाँ स्टेज पे स्वागत करके और आप सभी को वेलकम करके मेरी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अशोक भाई। आई थिंक अशोक भाई ने पूरा माहौल जमा दिया है अभी। आज टेक्सटाइल का उन्होंने जो बताया, इट इज़ मोर देन पीपल एवरेज नो। नाउ आई रिक्वेस्ट अशोक भाई, अभी मैं अशोक भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि रविंद्र आर्या जी को बुके और मोमेंटो से उनका स्वागत करें। Thank you, Subha. Now I request Girdhar Gopal Mundra ji and Mehndra Kajiwala to पांच साहब का स्वागत और मोमेंटो। थैंक यू ऑल डिग्निटरीज। अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुंद्रा जी को रिक्वेस्ट करूंगा रिगार्डिंग प्रोग्राम हमें कुछ बताएं। थैंक यू। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट अति सम्माननीय अशोक भाई जीरावाला, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट आदरणीय विजय भाई, आज के हमारे मुख्य जो कि रिलायंस इंडस्ट्री से पधारे हैं और जिन्होंने बहुत अमूल्य समय में से समय निकाला। मैंने फ़ोन किया, पहले फ़ोन पर तो मना कर दिया कि भाई बिल्कुल बिज़ी हूँ मैं। शायद साहब से बात हुई कि बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, वेरी बिज़ी। फिर मैंने सेकंड फ़ोन किया, मैंने कहा देखो साहब, इंडस्ट्री सूरत में आप रहे हुए हैं और सूरत इंडस्ट्री आपका बहुत वेट कर रही है, इंतज़ार, कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करिए। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाला और पधारे। इसके लिए आपका
ठीक उसी प्रकार हमारे प्रसिद्ध उद्योगपति आदरणीय हमारे रविंद्र जी आज बहुत बिजी थे। मुंद्रा जी मेरे को कहाँ फंसा रहे आप अरे मैं तो आपके साथ नीचे बैठने वाला हूँ। मैं कहा परमात्मा ने आपको वो ज्ञान दिया है, वो विज़न दिया है कि इंडस्ट्री के लोगों को आप बताएंगे तो निश्चित तौर पर अंदर उतरेगी। बड़े सरल शब्दों में आप बात करते हैं, तो मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। वाह, हमारे वड़ील महेंद्र भाई काजीवाला, जैसा भी कृष्णानी साहब ने बताया, ये GFRRC की नींव रखने वाले हमारे महेंद्र भाई काजीवाला हैं। या नेक्सपो को ठीक है हम लोग सब मिल के कर रहे हैं, मगर ज्ञान देने वाले कि भाई आप लोग को यार नेक्सपो करना चाहिए, महेंद्र भाई काजीवाला है। इनके लिए भी जोरदार ताली होगी। कृष्णानी साहब तो बहुत आप सब लोग परिचित ही हैं, बहुत सरल सहज विनम्र हैं। और विशेष बात है कि इतनी विशाल संख्या में उद्योग जगत से पधारे हुए आप सभी व्यापारी भाइयों, आप सबका खूब को हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज के इस 11वें एडिशन पर GFRRC व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित टेक्सटाइल वीक के इस अवसर पर आप सबका खूब खूब हार्दिक अभिनंदन, वंदन व स्वागत है। ग्लोबल फैब्रिक्स रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर GFRRC, इसका मुख्य हेतु यही था। जिस दिन मुझे महेंद्र भाई काजीवाला ने जवाबदारी सौंपी कि मुन्ना जी आपको आना है, 11 साल पहले थोड़ा यंग था मैं, तो ज़रा मेरे पोटेंशियल देखकर उन्होंने कहा कि अभी हमको आप जैसे दौड़ने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अपने को प्रोग्राम्स करना है। तो मैंने ठीक है भाई, जैसा बड़ों का आदेश मानना हमारी संस्कार है, संस्कृति है। जैसे हमारे धनगढ़ साहब बोलते थे कि मोदी जी के सामने उन्होंने झुक के नमस्कार किया तो कुछ लोग बोले ऐसा क्यों किया, तो जवाब दिया हमारे संस्कृति संस्कार ऐसे ही है। ठीक उसी प्रकार हमारी संस्कृति है बड़ों के सामने हमें नमन करना। मैंने वो एक्सेप्ट किया। उसका उद्देश्य, GFRRC का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, हमें सूरत की ब्रांड इमेज बनाना है। कैसे सूरत की जो प्रोडक्ट हैं वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर उनकी डिमांड बने, कैसे हम नए नए प्रोडक्ट को बनाएं और कैसे नई फैशन बनाए और नए फैशन के जो कपड़े बनाए, और जो वर्ल्ड के हाई प्रोफाइल मार्केट हैं वहाँ क्या फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, वो क्वालिटी हम बनाएं और वो भी रिजनेबल रेट पर, और क्या फोरकास्टिंग होने वाला है, ऐसे कलर इत्यादि की जानकारी, ये सब जानकारी हम विभिन्न सेमिनार के माध्यम से हम लोग यहाँ पर हमेशा देते चले आ रहे हैं। जिसका कि उदाहरण मैंने कल भी दिया था, आज भी दे रहा हूँ। सेमिनार्स का बहुत इम्पैक्ट है। रिलायंस बहुत कई वर्षों से आप लोग मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसके पहले सबसे पहले हमने अपना ये सेमिनार का आयोजन किया वीविंग के ऊपर से, तो महेंद्र भाई शायद 110 लोग पहले सेमिनार में यहाँ पर बुकिंग हुआ था। और भी बहुत से सेमिनार्स हैं, उसमें मशीनरी यहाँ से बुकिंग हुई है और लोगों ने उसका पूरा लाभ लिया है। तो GFRRC का उद्देश्य सिर्फ यही है कि यहाँ के व्यापार उद्योग कैसे बढ़ें, जिसका कि उदाहरण है कि आज पहले सूरत से मतलब एक्सपोर्ट तो छोड़िए आप, सूरत से आज से 40-50 साल पहले सूरत क्या बना था सबको मालूम है, मगर आज सूरत एक्सपोर्ट कर रहा है। सूरत से लगभग 6000 करोड़ रुपए का यहाँ से टोटल टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है और GDP में लगभग 0.9 से 1% का कंट्रीब्यूशन है और एक्सपोर्ट में 12% का कंट्रीब्यूशन है। भारतवर्ष के एक्सपोर्ट में 12% का कंट्रीब्यूशन है सूरत का। कहने का मतलब सूरत ने बहुत प्रगति की है और आगे और अच्छी संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ के वीवर्स ने टेक्नोलॉजी अपना ली है। ये अलग बात है, प्रोसेसिंग वाला थोड़ा पीछे है, निश्चित तौर पर प्रोसेसिंग भी आगे आने वाला है। तो आज का विषय जो है आपके समक्ष हमारे विद्वान वक्ता श्रीमान पान साहब बताएंगे, ग्लोबल पॉलिस्टर मार्केट आउटलुक, डिमांड ड्राइव्स एंड डिसरप्ट्स। तो पॉलिस्टर की मांग बढ़ाने में सबसे पहले पॉलिस्टर का उपयोग कपड़ा उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है, खासकर कपड़ों और फाइबर के उत्पादन में। पैकेजिंग उद्योग में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक बोतलों और कंटेनरों में। आर्थिक विकास के साथ साथ पॉलिस्टर की मांग विकासशील देशों में भी बहुत हो रही है। उद्योगों में वृद्धि जैसे कि कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स आदि में भी पॉलिस्टर की मांग बढ़ रही है। ठीक है, एनवायरनमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो काफ़ी इन लोगों ने ध्यान देकर और उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया है,
कहने का मतलब यदि हम कुछ अच्छा करेंगे, रोज़ सीखने की आदत डालेंगे, कठिनाइयों से डरेंगे नहीं और कुछ नए नए करने की जिज्ञासा रखेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर हमें मिलेगी। और बंधुओं, मैं तो यही कहूँगा, हमें ऐसा नाम बनाना है कि लोग हम हमेशा याद करते रहें। किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि जर्रों जर्रों में रह कर के चमक छोड़ जाऊँगा, आवाज़ अपनी दूर तलक छोड़ जाऊँगा, खामोशियों की मौत गवार नहीं है मुझे, शीशा हूँ टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊँगा, शीशा हूँ टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊँगा। पुनः आप सबका खूब खूब आभार और धन्यवाद। थैंक यू मुंद्रा जी। मुंद्रा जी ने सबका इंट्रोडक्शन दे दिया, पर मुझे मुंद्रा जी का इंट्रोडक्शन देना है। मुंद्रा जी इज सिनोनिमस, मतलब GFRRC मतलब एक कॉइन के दो साइड है ये, GFRRC और मुंद्रा जी। पिछले 11 सालों से ही इज़ बिहाइंड ऑल द एक्टिविटीज़, मतलब चैन नहीं है। कुछ भी है थोड़े दिन बाद फ़ोन आ जाएगा तो कृष्णा साहब ये सेमिनार करें, एक टेक्सटाइल वीक करें, ये करें। सो ही इज़ आफ्टर दैट, और इतने सालों से, तो मैं तो कहूँगा अभी 11 साल बाद वो पहले यंग नहीं थे, अभी यंग हो गए हैं। और ही इज़ द वन ऑफ द ओनर ऑफ द सुदर्शन मिल, और सूरत में ऐसा कोई नहीं है जो इनको जानता नहीं है। सॉरी, मधुसूदन मिल। एंड थैंक यू वेरी मच मुंद्रा जी। नाउ आई रिक्वेस्ट Chairman of the Bindal Exports, Sri Ravindra Arya, to address the audience. Thank you. अशोक भाई जीरावाला जी, पास्ट प्रेसिडेंट, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट विजय भाई जीरावाला, मेरे परम मित्र महेंद्र भाई काजीवाला जी, गिरधर गोपाल जी मुंदड़ा, जिनसे मैं बहुत सालों से एसोसिएटेड हूँ, GFRRC में आता रहा हूँ, और इन्होंने 11 साल में जो GFRRC में किया है वो बहुत गजब का है। एक बात मैं रविंद्र जी के लिए बोलना भूल गया, GFRRC में रविंद्र जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपको मैं जब भी बुलाता था तो यहाँ पर आते थे, और सिजल वैन हम लोगों ने मिलकर काम किया, तो आपने एक बड़ा शानदार टेक्सटाइल में किया था कि एक तरफ एक्सपोर्टर्स और दूसरी तरफ बायर्स। ये हमने एक प्रोग्राम चलाया था, पूरा साल भर चला। तो उसमें क्या था कि जो व्यूवर्स थे उनको एक अम्ब्रेला के नीचे सब इकट्ठे हो गए थे, उनकी क्या डिमांड रहती थी बायर्स की, वो पूरा व्यूवर्स लोग पूरी करके देते थे। तो उसका विज़न उसके पीछे ये था। तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज के स्पीकर मान साहब, उमेश जी एवं सभी मित्रों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्कोप के बारे में कल भी मेरे ख्याल में आप लोगों में से काफ़ी लोग आए होंगे, और मैं चाहता हूं कि टेक्सटाइल के बारे में पान साहब बोलेंगे, मैं थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में, जनरल मैनेजमेंट के बारे में बोलता हूं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, लेकिन विशेषकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। कल आप लोगों ने सुना होगा, अगर इसमें से काफ़ी लोग मेरे को जाने पहचाने दिख रहे हैं, तो गिरीश लूथरा जी ने मैनेजमेंट के बारे में अच्छा बताया था कि कंपटीशन की बजाय को एग्जिस्टेंस, मार्केटिंग फर्स्ट देन प्रोडक्शन। मैं बहुत छोटे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 15 मिनट है। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी नाउ इज ए की वर्ड, बज वर्ड। आप अगर अभी एक्सपोर्ट अगर करना चाहते हैं तो सस्टेनेबिलिटी के बिना कोई चारा ही नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेशंस चाहिए, और पूरी सस्टेनेबिलिटी की जो मेथोडोलॉजी है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे मैं इस फील्ड में इनके यूरोपियन एंड अमेरिकन ब्रांड्स के लिए हम लोग कपड़ा बनाते हैं प्रोसेस हाउस में। मेरे प्रोसेस हाउस का नाम है बिंदल सिल्क मिल प्राइवेट लिमिटेड, और हमारा एक्सपोर्ट विंग है बिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जिसमें एक्सपोर्ट्स करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, और ख़ुद का एक ऑनलाइन ब्रांड भी है।
तो उसमें हम लोग करीब 95 से 30 साल से हम लोग ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं। तो वहाँ जो सस्टेनेबिलिटी का जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो अब आज के जो ब्रांड्स आ रहे हैं सूरत में, आप इंडिया में देखेंगे तो अब उस लेवल के ब्रांड्स इंडिया में भी आ रहे हैं जो कि पहले नहीं थे। जैसे जूडियो है, स्टाइल अप है, बहुत सारे ब्रांड्स आ गए जिनके 500, 700, 1000 स्टोर हैं। वो अभी तक इतने ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, लेकिन बहुत ही जल्दी वो लोग भी करने वाले हैं। क्योंकि पेपर के बाद अगर सबसे ज़्यादा पानी का कंजम्पशन होता है तो टेक्सटाइल में होता है, और पेपर इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया में। तो ओवरऑल हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएटिंग कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, तो वो टेक्सटाइल है। मैं इंडिया के बिगेस्ट CETP पलसाना एनवायरो प्रोटेक्शन लिमिटेड का चेयरमैन भी हूँ। मैं करीब 45 साल से 80 में आ गया था यहाँ, 45 साल से सूरत में हूँ। पॉलिएस्टर निटिंग का सबसे पहली प्रोसेसिंग 97 में हमने शुरू करी बिंदल सिल्क मिल में। यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड्स के लिए सबसे पहले कपड़ा 95-96 में हमने शुरू किया। 91 में वाटर जेट लूम मैंने लगाई थी, जब उस वक्त गार्डन के अलावा और कोई दूसरा था नहीं। तो 91 में पब्लिक इशू लेके आया और वाटर जेट लूम लगाई। उसके पहले 88 में साइजिंग जो है, वो साइजिंग का सबसे पहला साइजिंग प्लांट हम 5 लोगों ने लगाया था 88 में। पान साहब और VK अपने शाह साहब सब जानते हैं उस पूरे इतिहास को। हम लोग पीछे बैठे हुए बात कर रहे थे गार्डन के इतिहास को, इसके रिलायंस के इतिहास को, कि किस तरह से रघुनाथ जी थे और सब हम लोग मिला करते थे। तो वो सबसे पहला प्लांट साइजिंग का मैंने लगाया। तो आई एम हियर सिंस लास्ट 45 ईयर्स। लेकिन मैंने देखा है कि टेक्सटाइल की नॉलेज तो सबको है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लूम लगानी है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी ऐसे एज के लोग हैं जो या तो अभी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या जस्ट अभी बने हैं, ठीक है। मैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ 5-7 मिनट में बोलना चाहूँगा। तो कल उन्होंने लुथरा जी ने जो कहा, एक ये कि गारमेंट का ह्यूज स्कोप है, ह्यूज यानी कि यू कांट इमेजिन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का इतना बड़ा स्कोप है। क्योंकि साड़ी धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, सलवार कमीज दुपट्टा धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, और टोटल बिजनेस जो है वो रेडीमेड गारमेंट में जा रहा है। आजकल हम लोग जाते हैं बाज़ार में तो रेडीमेड गारमेंट परचेज़ करते हैं, चाहे कोई भी हो। वो अभी साड़ी वाले भी सब उसमें आ गए हैं, सलवार कमीज दुपट्टा वाले भी उसमें आ गए हैं। सो देयर इज ए ह्यूज स्कोप। और उसमें पहले सिर्फ मार्क्स एंड स्पेंसर्स और यही सब चलते थे, अभी जूडियो है एंड बहुत सारे हैं, हजार स्टोर वाले हैं। तो उनकी बाइंग की क्या लिमिट आप सोचिए, और वैसे अभी और 10-15 आने वाले हैं। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की का स्कोप तो है। तो आपको अगर सबसे पहले ये लगता हो कि टेक्सटाइल में मेरे को घुसना है तो क्या करना है, तो मेरा सजेशन है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी लो है और जिसमें हाईएस्ट स्कोप है, कमाने की भरपूर उसमें क्षमता है, तो आपको गारमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहिए आज की तारीख में। और वीविंग तो है ही, वाटर जेट लूम और एयर जेट लूम और रिपेयर लूम तो अभी सबके नस नस में घुस गया है, उसके लिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गारमेंट एक बहुत बड़ा स्कोप है। इतना इंडिया का इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग होने के बावजूद सिर्फ 3 से 4% एक्सपोर्ट का शेयर है ऑल ओवर वर्ल्ड। वो पान साहब अपने लेक्चर में बाकी पूरी ग्लोबल सिनेरियो देंगे आपको। तो मेरा कहना ये है कि हम अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझ लें कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फील्ड। अगर आप सर्विस करना चाहते हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिर भी एक लिमिट है, एंटरप्रेन्योरशिप में कोई लिमिट नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप एम्प्लॉयर के प्रति, कस्टमर्स के प्रति,
गवर्नमेंट के प्रति। गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे इतनी टाइट होती जा रही है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपकी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो ज़रा सा अगर एक चेक रिटर्न होता है उसमें बहुत सारे क्राइम के प्रोविजंस लगते हैं। अगर आप एमएसएमई को पेमेंट 45 दिन से ज़्यादा लेट कर देते हैं उसमें प्रोविज़न लग जाते हैं। जीएसटी की प्रोविज़न बहुत डेंजरस हैं। तो एंटरप्रेन्योर अगर आपको बनना है तो सबसे पहले यू हैव टू बी ए वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। दूसरी बात यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयड होना और एक बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। आपको ये सीखना पड़ेगा कि हाउ टू बिकम अ बिजनेसमैन एंड और इंडस्ट्रियलिस्ट रादर देन जस्ट अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपने, ठीक है, आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे, आप खुद का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वही 12 घंटे खट रहे हैं और एक एक चीज़ का आप अगर स्क्रू भी खरीदते हैं फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में, और हर सेल, हर परचेज, हर ट्रांसपोर्टेशन का हर एक फ़ोन आप खुद करते हैं, तो दिस इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड। वो आदमी फिर कभी ऊपर ज़्यादा जा नहीं सकता है। अगर आपको इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन बनना है तो आपको एक माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको मैनेजमेंट की क्लासेस भी करनी चाहिए। मेरा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है, यहाँ पे सब फ्यूचर इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, सब बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। आपको सबसे पहले इसकी एक बिजनेस क्लास, शायद पता नहीं आपके यहाँ होती है क्या, मैनेजमेंट की क्लास, सेजल जी मैनेजमेंट क्लास करते हैं? हाँ, तो वो ज़रूर से ज़रूर अपने को करना चाहिए, मैं आपको अटेंड करना चाहिए। अगर आपको बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको एक अपने से और अच्छा एक सीईओ रखना चाहिए। आप अगर 1-2 करोड़ का, 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सूरत में है तो इससे कम इन्वेस्टमेंट में तो कोई कुछ होगा नहीं। अगर आप 2-3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक सबसे पहले अपना सीईओ तुरंत साथ में रखना चाहिए, जो आपसे भी ज़्यादा उस सब्जेक्ट को जानता हो। आपको लगेगा वो क्या करेगा, लेकिन अगर सीईओ होता है तो आपको सोचने के लिए, काम करने के लिए, आपको स्ट्रैटेजी करने के लिए, अपनी जो आपके लायक काम है वो काम करने के लिए आपके पास समय देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जनरली मैंने देखा है कि लोग नहीं करते, खुद ही सारा काम करते हैं। दूसरी बात ये है कि सबसे इसके बाद, मतलब जब हम जब शुरुआत हम कर लेते हैं तो पीपल बेस्ड जब बिजनेस हो जाता है, उसके बाद सबसे पहले हमको जाना चाहिए सिस्टम बेस्ड में। अगर आप सिस्टम बेस्ड अपनी कंपनी नहीं बना सकते हैं तो वो कंपनी ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप रोज़ की रोज़ सुबह से शाम तक उन्हीं लोगों को वही बातें समझाते रह जाएंगे। ये तो ऐसे करना चाहिए था, तूने क्यों नहीं किया, तेरे को 4 दिन पहले समझाया था, आज तो फिर भूल गया। वो बोलेगा साहब वो तो आदमी नया आ गया है, मैं क्या करूं, आपने कब बोला था, मैं तो भूल गया, वो सिस्टम तो कभी का बंद हो गया। तो सिस्टम जो होते हैं ना, उनकी एसओपी के ऊपर आप कंसल्टेंट रखिए, उनके साथ खुद बैठिए, एसओपी बनाइए हर चीज़ का। आप बेस्ट से बेस्ट ईआरपी लीजिए, मतलब आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप 2-3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको सॉफ्टवेयर्स, ईआरपी, एसओपी का ड्राफ्टिंग, एसओपी को लागू करना, एक आदमी रखिए या कंसल्टेंट रखिए जो कि एसओपी को कंटिन्यूसली ऑडिट करता रहे। आपका सिस्टम ऑडिट, आपने जो सिस्टम बनाए हैं वो ऑडिट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो आप लोग। जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो उन बातों की इम्पोर्टेंस समझते नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैंने इतने सालों में सीखा है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत मार खा खा के ये सीखा है, तो अब वापस से आप भी मार नहीं खाओ उसके लिए बता रहा हूँ। दूसरा, अकाउंटेंसी जो है, अगर आप अकाउंटेंसी आपकी कमज़ोर है और आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपने अपना खड्डा खोद लिया है। आप कितने भी इंजीनियर हो, ये हो वो हो, अकाउंटेंसी आपकी क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने कई लोगों को देखा, उनको अकाउंटेंसी के जो गोल्डन 3 रूल्स होते हैं
नॉमिनल, रियल और पर्सनल वाले जो हैं, वो सिर्फ 6 लाइनों के रूल हैं, वो भी याद नहीं है। तो आपको अकाउंटिंग बहुत उसमें डीप में अकाउंटिंग आनी चाहिए। हालांकि आजकल टैली जैसे सॉफ्टवेयर हो गए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आपको करना नहीं पड़ता है, बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट गुड इन अकाउंटिंग यू विल बी लॉस्ट। दूसरा, एक पर्पस ऑफ बिजनेस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पर्पस ऑफ बिजनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे पर्पस तो एक ही होता है, पैसा कमाना, कमाई करना, लेकिन कमाई जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है। अगर आप एक पर्पस बना लोगे अपना कि मेरे को ये देना है मेरे कस्टमर को, आप कस्टमर को सेंटर में रखिए। सबसे पहले कस्टमर को सेंटर में रखिए कि मेरे को कस्टमर को देना क्या है। उसके इर्द गिर्द जब आप पूरा जाल बुनोगे तो कमाई जो है ना, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगी। आप कमाई के पीछे भागोगे तो कमाई कभी मिलेगी ही नहीं। आप भागो अपने पर्पस के पीछे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे वॉल्ट डिज्नी है, अब उनका पर्पस है टू गिव हैप्पीनेस विथ मैजिकल एक्सपीरियंस। ये उनका पर्पस हो गया टू माई कस्टमर्स। वो सारी दुनिया में जो उनके कस्टमर हैं उनको हैप्पीनेस देते हैं। वॉल्ट डिज्नी आप जानते हो, सारे ये हैं, सारे जो इंटरटेनमेंट के जितने भी हैं सब तो उन्होंने एक अपना ये बना लिया, पर्पस बना लिया। अब उनके पास कमाई की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर आप खाली पैसे के पीछे भागते हो तो होता क्या है, आप कट करते हो। आप कपड़ा बना रहे हो तो उसमें ऑयल डाल देते हो कमाई करने के लिए। आप प्रोसेसिंग करते हो तो उसमें जेट के अंदर उसका बैच का साइज़ कम कर दोगे। ये सब नहीं। आप अगर समझो वीविंग का भी आपका खाता है, उसमें भी आप एक यूएसपी बना लीजिए, एक अपना टारगेट बना लीजिए कि मेरे को मेरे कस्टमर को क्या देना है। क्या उनको, जैसे आप वाटर जेट लूँगे तो मैं उनको ड्राई कपड़ा दूंगा। आज गीला कपड़े की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी एक यूएसपी बनाइए और कस्टमर के लिए जीना सीखिए, तो अपने आप पैसा पीछे पीछे दौड़ता हुआ आएगा। टाइम टू टाइम अपनी स्वॉट एनालिसिस कीजिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। वो टाइम टू टाइम आपको अपनी इंडस्ट्री की करते रहना चाहिए। इससे आपको अपनी आगे का रास्ता मालूम पड़ेगा। मेरा टाइम पूरा हो गया है। और सिस्टम बेस्ड कंपनी बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा बेस्ड। आप सबसे पहले पीपल बेस्ड होते हैं जब बहुत छोटे होते हैं, फिर आपको सिस्टम बेस्ड होना चाहिए, देन यू कैन ग्रो। अगर आप सिस्टम बेस्ड नहीं होंगे तब तक आपकी ग्रोथ तो होगी ही नहीं, कोई भी इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल हो, कोई भी हो। उसके बाद आपको डेटा बेस्ड आना चाहिए, और डेटा बेस्ड के बाद में फिर एक कल्चर बेस्ड इंडस्ट्री बन जाती है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर बन जाता है। इट बिकम्स ए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। उसके बाद सब ऑटोमेटिक होता है। तो आपको ये 4 स्टेप्स में आपको जाना ही पड़ेगा, तभी आपकी कंपनी जो है ग्रो कर सकती है। इसमें आपको बहुत सारी बातें ऐसे लगेगी ये कैसे होगा, वैसे होगा, तो मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ आपको, एक आपका मेंटर होना चाहिए। आपको कंसल्टेंट्स हायर करने चाहिए, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, जो आपको हाथ पकड़ के आगे लेके जाएंगे। हो सकता है आपने अभी कोई क्लासेस नहीं करी हो, करी भी हो तो भी कंसल्टेंट्स का नॉलेज आपसे 1000 गुना ज़्यादा होता है। आप प्रश्न करोगे उनके पास जवाब होते हैं तुरंत। मेरे कंपनी में हर फील्ड के कंसल्टेंट हैं, हर फील्ड के, चाहे एनर्जी कंजर्वेशन हो, चाहे एचआर हो, चाहे माने जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी फैकल्टीज़ हैं, हर फैकल्टी के कंसल्टेंट्स हैं। कंसल्टेंट के बिना आप ग्रो नहीं कर सकते, आप खाली भागते रह सकते हो। और आपको एंटरप्रेन्योर हो तो आपको एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है टाइम फ्री करना। आप अगर टाइम फ्री नहीं कर पाते हो, सुबह से शाम तक दौड़ते रहोगे, ग्रो करने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। आप उसी में गोल 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 घूमते रहोगे। आप 10 साल बाद देखोगे तो पता चलेगा मैं तो यहीं था, अभी भी यहीं हूँ। उसके लिए आपको अपना समय निकालना पड़ेगा, स्ट्रेटजी के लिए, प्लानिंग के लिए। आपको अपना CEO रखना चाहिए, कंसल्टेंट्स रखने चाहिए, सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, SOP पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ERP पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो
ये मेरा एक मैनेजमेंट के बारे में था। बाकी आप टेक्सटाइल के बारे में भी कोई क्वेश्चन आंसर सेशन में कुछ पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। पान साहब हैं, मुझे मौका दिया आज यहाँ आने के लिए, उसके लिए मुद्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रविंदर जी, आपने काफ़ी हाईलाइट कर दिया फ्यूचर स्कोप ऑफ टेक्सटाइल्स स्पेशली गारमेंट्स। 15 मिनट में रविंदर जी ने पूरा इंडस्ट्री में कैसे ग्रो करना है, कैसे सस्टेन करना है, सब समझा दिया। स्पेशली आई अप्रिशिएट कि उन्होंने एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो समझाया। मैं अभी पान साहब से उस दिन बात कर रहा था कि सूरत पहले 500,000 टन पर मंथ की इंडस्ट्री थी, आज 2 लाख टन की इंडस्ट्री है। और यहाँ पे टेक्सटाइल की जो कॉलेज है, जो स्कैट में चलती थी, वो बंद हो गई है। मतलब इट शुड बी इंक्रीज 5 टाइम्स टेक्सटाइल एजुकेशन। और अभी पूरा सूरत डिपेंड कर रहा है छोटे छोटे कोर्सेज पे। तो टेक्सटाइल एजुकेशन जो है उसका ग्रोथ होना चाहिए। स्पेशली अभी जब गारमेंट इंडस्ट्री ये सब आ रही है तो पूरा टेक्सटाइल पे उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए। छोटे-छोटे कोर्स अपने यहाँ चल रहे हैं GFRS। हाँ, हमारे वहाँ बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। एंड सेजल बेन एंड नैन्सी मैडम दे आर कंडक्टिंग एंड इट्स अ सर्विस टू द सोसाइटी। बोथ आर टेक्सटाइल ग्रेजुएट फ्रॉम Baroda. I appreciate both of them. Yeah. MTech. And both are MTech. Yeah. Thank you. I welcome Mr. संजय शर्मा। शर्मा जी पहले रिलायंस में थे, अभी गार्डन में है। अच्छा, पॉलिएस्टर यान जो है वो सूरत का हार्ट है। वैसे तो नायलॉन, पॉलिएस्टर, कॉटन सब यान चलते हैं, पर पॉलिएस्टर इज द हार्ट ऑफ द सूरत इंडस्ट्री। और पान साहब जो हैं वो इससे आई थिंक मोर देन 40 ईयर्स से एसोसिएटेड है। ही इज़ अ टेक्सटाइल ग्रेजुएट एंड ही इज एसोसिएटेड विद लास्ट 40 ईयर्स एंड वी आर लकी हियर कि वो हमें उनका पूरा जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ आज शेयर करेंगे। जैसे रविंदर जी ने पूरा इंडस्ट्री के बारे में बताया, वैसे टेक्सटाइल के बारे में ग्लोबल आउटलुक जो है वो अभी बताएंगे। सो आई रिक्वेस्ट पान साहब टू कम एंड एड्रेस द ऑडियंस। थैंक यू। Good evening all. My sincere thanks to SGCCI and GFRRC for inviting me. पहली बात तो गिरधर जी मेरा पोल खोल दिया, बट मैंने रिजेक्ट नहीं किया था यहाँ आने के लिए। तो बिकॉज क्या है, मैं 2 हफ्ता पहले सूरत आके गया और 8-10 दिन बाद फिर से एग्जीबिशन के लिए आना ही है। तो मैंने इसके लिए बोला था मैं आपको कल बताऊँगा कि कौन सा तारीख को मैं आ पाऊँगा। बिकॉज मेरा एक GFRRC के साथ कनेक्शन राइट फ्रॉम डे 1 है। जब भी ये GFRRC का कॉन्सेप्ट हुआ था तभी जो भी फैब्रिक सैंपल वगैरह था उसमें मेरा भी योगदान थोड़ा बहुत मामूली सा होगा तो भी था। तो इसीलिए मैं कभी मना नहीं कर सकता हूँ। कृष्णानी साहब मेरा थोड़ा उम्र ज़्यादा बढ़ा दिया, 40 साल का नहीं हुआ है, थोड़ा कम है, बट डेफिनेटली मेरा ज़्यादा हुआ है। यस, मेरा ये इंडस्ट्री में 35 साल का एक्सपीरियंस है। प्रोबेबली आज का जो ऑडियंस देख रहा हूँ उसमें काफ़ी लोग तब तक पैदा भी नहीं हुए थे। तो आई डोंट नो वेदर इट इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड और हाँ, करेक्ट। तो एनीवे आज मैंने यहाँ पे इसके पहले मुंद्रा जी ने मेरे को बोला था कि आप न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। तो न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने इसके पहले भी किया था, बट मेरे को लगा कि ग्लोबली दुनिया में पॉलिएस्टर में क्या हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में ऑफकोर्स मैं बताऊंगा, बट क्या हो रहा है एक बार उसके ऊपर भी थोड़ा जानना चाहिए, अपने को एक बार बताना चाहिए। बहुत विशेषता है, आपने बड़ी मेहनत करके सब्जेक्ट को चूज किया है, इसके लिए आप 1 दिन का टाइम लिया। बहुत बड़ी बात है, 1 दिन का टाइम लेकर सब्जेक्ट को चूज किया। तालियां बजाइए इसके लिए। तो आज का जो टॉपिक्स है मेनली दुनिया में क्या हो रहा है और अगले 5 साल बाद 6 साल बाद क्या होने वाला है, ट्रेंड क्या चल रहा है और ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है और डिसरप्टर्स क्या है, दोनों विल कवर।
सो ये जो भी ये प्रेजेंटेशन में जो भी मैंने वर्ड यूज़ किया है इसमें काफ़ी कुछ हमारा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट रहता है, जैसा आज प्लान्स, एक्सपेक्ट, एंटिसिपेट, विल, बिलीव्स, इंटेंट्स ये रहता है। और जो भी प्रेजेंटेशन में डेटा है दैट इज़ फ्रॉम डिफरेंट कंसल्टेंट्स, रिलायबल सोर्सेज। हर एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड के नीचे ये सोर्स कहाँ पे है वो मेंशन किया है। सो ग्लोबल पॉलिएस्टर आउटलुक को मैंने 2 चैप्टर में डिसाइड किया है। वन इज करंट ग्लोबल लैंडस्केप एंड 2030 फ्यूचर में क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, एंड देन ग्रोथ ड्राइवर्स एंड डिसरप्टर्स। सो अभी क्या हो रहा है दुनिया में। सो फर्स्ट इज की जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। हमने देखा है लास्ट 4-5 साल से रशिया यूक्रेन वार हो रहा है, इजराइल ईरान हो रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन हो रहा है, चाइना ताइवान हो रहा है, अभी इंडिया पाकिस्तान भी टेंशन है। सो ऑल दिस रशिया यूक्रेन, स्पेशली दिस मिडल ईस्ट क्राइसिस, इजराइल ईरान, इजराइल पैलेस्टाइन, दीज आर लीडिंग टू एनर्जी क्राइसिस। आज एक ईरान के ऊपर एक ऑयल रिफाइनरी के ऊपर एक बॉम्ब डाल दिया तो योर क्रूड ऑयल प्राइस विल शूट अप टू एनीवेयर। सो ये दुनिया में ये आज आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो वेरिएशन है इट इज़ कमिंग फ्रॉम $120 जो आज से 2 साल पहले था, आज वो हो गया है $70। फाइनेंशियल क्राइसिस, IMF जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, दे आर रिवाइजिंग 2025 वर्ल्ड ग्रोथ फोरकास्ट इवन लोअर दैन 2.8% जो प्रीवियसली डिसाइड किया था। वर्ल्ड बैंक वार्निंग दे रहा है कि 70% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उनका जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट एट दिस मोमेंट एटलीस्ट ये नॉकड आउट हो गया है। ठीक है, ग्लोबल इन्फ्लेशन 2024 का जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से 2.8, 2.7 दीज आर स्टिल हायर एंड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। सो currently we are passing through geopolitical conflicts, financial crisis and चाइना में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक रियल एस्टेट का क्राइसिस हो रहा है, डेट क्राइसिस हो रहा है। सो एवरग्रांडे एक बड़ा रियल एस्टेट कंपनी है चाइना में जिसका डेट है $340 बिलियन। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे 1 बिलियन इज इक्विवेलेंट टू 1000। हाँ, so it is 87,000 crores. 340 into 87,000 crores, it will come around 28.5 lakh crores. Evergrande level. Then Country Garden. Total Chinese का जो डेट है, it is 12 trillion डेट है डॉलर. 1 trillion is equivalent to 1 lakh crores. Okay, can you imagine क्या होता है? It is almost 28% of China's GDP. Bullet train $900 billion. So these are all the economy is passing through all these downturn. Overcapacity in China. In every field, China is overcapacity. Steel 24%, automotive 41%. Both gasoline, EV जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो भी ऑलरेडी 41% ओवर कैपेसिटी में चल रहा है। बैटरी 50%, सोलर पैनल एंड इक्विपमेंट 40%, टेक्सटाइल 30%। सो व्हाट विल हैपन, अगर ओवर कैपेसिटी हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं डंप करेंगे। उनके पास कैपेसिटी है, बिक नहीं रहा है तो वो डंपिंग करेंगे। इमर्जिंग मार्केट एंड सोवेरेन डेट, डेवलपिंग नेशंस फेस्ड रिकॉर्ड एक्सटर्नल डेट अबाउट $400 बिलियन ड्यू इन 2025 एंड रे डालियो वार्निंग दिया है कि जो ग्लोबल डेट है ये $100 ट्रिलियन को ये क्रॉस कर जाएगा। देन वी थिंक दैट कोविड इज ओवर बट कोविड-19 का स्टिल रेसिडुअल इम्पैक्ट अभी भी है। सो ये दिस इज द करेंटली आवर इकोनॉमिक डाउनटर्न में ये चल रहा है। अभी जो करंट इकोनॉमी है, पहले हम लोग एक मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी सुनते थे कि वूका मीन्स वोलेटाइल, अनसर्टेन, कैओस एंड एम्बिग्यूटी। अभी हम इसको बोलते हैं कि बानी इज ब्रिटल,
एंग्जस, नॉन लीनियर एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ब्रिटल मीन्स आपको लग रहा है कि अभी स्ट्रांग है, मेरा इकोनॉमी आज स्ट्रांग है, बट इट इज़ वेरी फ्रेजाइल। वन war, वन bombing and you will find कि your economy is on the verge of collapse. ठीक है, so crude oil, over reliance on crude oil, our industry, polyester industry, China over capacity, these are all the reasons for brittleness. vulnerable supply chain. So आज क्या है, जैसा ट्रंप ने एक चाइना के ऊपर टैरिफ डाल दिया कि आफ्टर 90 days दिस टैरिफ विल बी इफेक्टिव, तो 90 days के लिए ऑल द शिपिंग लाइंस विल शिफ्ट देयर कंटेनर्स टू चाइना बिकॉज उनको कमिटमेंट पूरा करना है। सो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होगा उनका आपका शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो देन एंग्जस, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एवरी मोमेंट वी आर पासिंग थ्रू एंग्जस मोमेंट्स बिकॉज ऑफ द वोलेटाइल रॉ मटेरियल, अनसर्टेन डिमांड। अभी रविंदर जी भी बता रहे थे कि डिमांड इज अनसर्टेन, चेंजिंग फैशन ट्रेंड्स। आज से 3 साल पहले तक की डेनिम इंडस्ट्री का डिमांड बहुत अच्छा था, बट लास्ट 3 years से 3 साल से डेनिम इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग रेट बिलो 45%। तो अनसर्टेन आपका फैशन, चेंजिंग फैशन ट्रेंड्स, सो वी आर पासिंग थ्रू वेरी एंग्जस मोमेंट्स, फियर ऑफ पॉलिसी चेंज। देन नॉन लीनियर मीन्स जो इवेंट्स हो रहे हैं ये कोई लीनियर पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, प्रिडिक्टेबल पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी यूरोपियन यूनियन का ग्रीन लॉज है, अभी रविंदर जी मेरे को वहाँ पे बता रहे थे कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। एक्सपोर्ट में देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशंस, लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट, बट ऑर्डर्स आर नॉट देयर। सो देन क्रूड सॉक्स, ठीक है, सो दिस थिंग्स आर नॉट लीनियर एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। काफ़ी टाइम में ऐसे होता है कि आज चल रहा है, उसका डिमांड ऑल ऑफ अ सडन ड्रॉप हो गया। क्यों ड्रॉप हो गया वी डोंट नो। काफ़ी टाइम में हम पूछते हैं ट्रेडर को क्या हो गया, क्यों मार्केट नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो दिस इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ये दिस इज द सिचुएशन ऑफ द करेंट मार्केट, ग्लोबल मार्केट। सो GDP last 3 years is the slowest in the recent history. Inflation is still high, so this will result into tightening financial policies. Okay, energy crisis is one of the reason. Subdued textile growth. तो रविंदर जी आज हम जो डिस्कस कर रहे थे एक्सपोर्ट में ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, वह क्या है, दिस इज द रीज़न कि एक स्टडी किया गया था और ये स्टडी किया है मैकेंजी ने। तो मैकेंजी ने ये देखा है कि नॉन लग्जरी एंड लग्जरी दोनों आइटम में स्टोर्स में सर्वे किया गया था और सर्वे में 3 कंट्री को लिया था, यूरोप, US एंड चाइना। तो आप देखेंगे कि नॉन लग्जरी आइटम या लग्जरी आइटम किसी भी प्रकार में लास्ट 3 साल से डिमांड इज स्टैग्नेंट, ऑलमोस्ट डिमांड इज स्टैग्नेंट। रीज़न आज आपका चाइना में हमने देखा डेट क्राइसिस है, सो डेफिनेटली वहाँ फाइनेंशियल क्रंच है। आज यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन कंट्रीज़ में बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वार, एनर्जी क्राइसिस के लिए वहाँ भी आपने देखा है फाइनेंशियल क्राइसिस है। सो डेफिनेटली दिस विल इम्पैक्ट द बाइंग पैटर्न। सो टेक्सटाइल ग्रोथ जो है वो अभी सबड्यूड है। डजंट मीन कि ये परमानेंट रहने वाला है, बट दिस इज जस्ट एट द मोमेंट अभी क्या है। डोंट बी नेगेटिव कि ये सब मर गया, बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। नाउ कमिंग टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन 5 years डाउन द लाइन। सो दीज आर द ट्रेंड्स दैट विल शेप 2030। रीजनलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, लाइक पहले सभी चीज़ थे क्या, एवरी कंट्रीज वाज डिपेंडेंट ऑन चाइना for every garment, for Europe या US, everybody dependent on China. So post COVID या post ये अभी they are now trying to shift their focus from China to India, Vietnam. So different areas में ये shift हो रहा है। Extreme weather events like आज flood, drought, hurricane, all these are because of the global warming। ये जो हो रहा है, this is having a impact on the supply chain and obviously your cost is going up. Deployment of digital and emerging technologies. तो फ्यूचर में आपको डिजिटल एंड
एआई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को आपको इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। जैसे आज अभी रविंदर जी मैनेजमेंट के बारे में बता रहे थे, हाउ टू मैनेज ए फैक्ट्री, दिस विल ऑल्सो बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। आप टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो आज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, यू हैव टू एम्ब्रेस, यू हैव टू अडॉप्ट। अगर आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस। आज से हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर में जो हजीरा प्लांट है, वो आज से 20 साल पहले हमारे जो पॉलिएस्टर का पैकिंग है, इट इज़ एंटायरली थ्रू रोबोटिक्स। तो फ्यूचर में आप ये चीज़ होने वाला है, आपका एआई विल कम एंड आज जो हम लोग डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए 100 आदमी 100 दिन मेहनत करेंगे, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जस्ट ए मिनट में आपको बता देगा क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, क्या पास्ट ट्रेंड था, उसके हिसाब से आगे क्या डिमांड आने वाला है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू सेव योर फ्यूचर ट्रेंड्स। प्रोडक्टिविटी गेन एंड राइजिंग वेजेस, यू नो, सैलरी सबको बढ़ना ही है। आज जो भी आपका वर्क फोर्स है सबको, आपको चाइना में 7% वेज हाइक एवरी ईयर होता ही है। यहाँ भी आपने देखा है दिवाली के बाद काफ़ी साइन एरिया में या स्टार्ट होता है या बाकी बहुत जगह में सैलरी वेजेस स्टार्ट होता है, यू नेगोशिएट एंड तो सैलरी वेजेस होने वाला है। वेज बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्टिविटी गेन करना है टू रिड्यूस कॉस्ट, आपको एडवांस हाई स्पीड मशीनरी में जाना है। देन यूरोप, चाइना, इंडिया, दे विल 2030 में दे विल कंटिन्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस लीडरशिप, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ मार्केट ओपनिंग पॉलिसीज। डेमोग्राफिक्स टू बी बून फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, एडवांस इकोनॉमीज। आज इंडिया के लिए डेमोग्राफी इज द स्ट्रेंथ। मैं डेमोग्राफी के ऊपर एक स्लाइड आएगा, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो नाउ लेट अस सी ग्लोबल पॉलिएस्टर ग्रोथ क्या हो रहा है। आज से 10 साल पहले 2030 और 2019, बिकॉज एक साल कोविड में गया है तो यू कैन टेक इट एज ए 10 ईयर्स, एक डिकेड में ऑल फाइबर डिमांड अगर प्री कोविड 104 मिलियन मेट्रिक टन्स था तो 2030 में होगा 135। देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 30 जो मिलियन मेट्रिक टन्स फाइबर का डिमांड बढ़ेगा, उसका 2 मिलियन मेट्रिक टन्स आएगा कॉटन से, बाकी आएगा मैनमेड से। कॉटन से 2 क्यों आएगा, बिकॉज वी ऑल नो कॉटन इज ए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट गो अप, डे बाई डे वो रिड्यूस होगा एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर मानसून। वन बैड मानसून योर कॉटन क्रॉप्स विल गो डाउन। ओके, सो रेस्ट ऑफ द मैनमेड फाइबर का जो रिक्वायरमेंट, जो फाइबर का रिक्वायरमेंट है, दैट विल कम फ्रॉम मैनमेड फाइबर। 28 KT मैनमेड फाइबर, जिसमें पॉलिएस्टर 23, अदर्स विस्कोस, नायलॉन, पॉलीप्रोपिलीन से 5 मिलियन मेट्रिक टन आएगा। करंट ग्लोबल पॉपुलेशन 7.7 बिलियन, जो 8.5 बिलियन होगा। सो दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका पॉलिएस्टर ग्रोथ के लिए। पर कैपिटा टेक्सटाइल कंजम्पशन जो है आज 14.3 है, वो एवरेज जो है वो 16.4 होगा 2030 में। And to solve this incremental demand of 30 million metric tons by 2030, global polyester consumption is projected to grow. So सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रोथ हो रहा है, पॉलिएस्टर। So be hopeful that polyester is the most growing fiber. So you are absolutely in a safe zone कि जहाँ पे हम पॉलिएस्टर में है। पॉलिएस्टर लायन शेयर ऑफ फाइबर will come from polyester. ग्लोबल फिलामेंट आउटलुक। सो नाउ पॉलिएस्टर में 2 पार्ट होता है, एक स्टेपल फाइबर, एक फिलामेंट। नाउ वी आर कमिंग इनटू फिलामेंट, क्योंकि हमारे यहाँ सूरत इंडस्ट्री में मेजॉरिटी फिलामेंट है। तो आज आप देखेंगे कि कैपेसिटी जो बढ़ रहा था ग्लोबली 2022 में 54, देयर इज अ शार्प इंक्रीज 59, 61, ग्रेजुअली आफ्टर 25 ये कम हुआ है, 27 तक हो रहा है, उसके बाद कम होगा। सो 27 तक इसलिए होगा कि जो आज से 2 साल पहले प्लानिंग किया है वो 27 तक आएगा, उसके बाद ये आज का दिन में कोई प्लानिंग नहीं हो रहा है। सो कैपेसिटी एडिशन विल बी लोअर बट प्रोडक्शन विल बी हायर। प्रोडक्शन इज व्हाट डिमांड इज इन एनी इकोनॉमी, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इज व्हाट इज डिमांडेड, ठीक है। सो आप देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग रेट है
वो आपका 76, 73, 76 विल गो टू इम्प्रूव टू 84% इन 2030. व्हाट इज हैपनिंग टू चाइना? सेम वे. चाइना का भी ऑपरेटिंग रेट जो आज 74, 75 है, ये आपका 82 तक हो जाएगा. सो हम फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग रेट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, कैपेसिटी उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है. ठीक है. सो चाइना का एग्रेसिव जो कैपेसिटी एडिशन है वो इट इज गोइंग टू स्लो डाउन. Now coming to India. So India is now the fastest growing economy in terms of GDP, in terms of GDP growth, both way. आज का दिन में इंडिया 4th पोजीशन में है with 4.1 ट्रिलियन US डॉलर. By 2028 India will be 5.6. It will be 3rd largest economy in the world. So दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट. नाउ आपने देखा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फास्टेस्ट ग्रोइंग है. अभी ये गुड न्यूज़ है कि इंडिया इज नाउ द लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब. सारे देश में चाइना को इंडिया बीट कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में. सबसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नीचे है इंडिया में ग्लोबल रैंकिंग में. ये वाटन ग्रुप एंड यूएस न्यूज़ जो है, इन्होंने जो स्टडी किया, दे हैव सीन की इज द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब. इसका इम्प्लीकेशन क्या है? आज जो बड़े बड़े ब्रांड है, डेकाथलॉन है या आपका H&M है, मार्क्स एंड स्पेंसर है, जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोचेंगे तो बोलेंगे भाई आई शुड गो फॉर द लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री. सो इंडिया में आपका FDI बढ़ेगा. ठीक है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ेगा. सो वी हैव सीन की इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग. पॉलिएस्टर का ग्रोथ इंडिया में ज़्यादा हो रहा है एंड इंडिया लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग. ऑल दिस आर नाउ पॉजिटिव फॉर इंडिया. देन इंडिया में क्या हो रहा है? रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है. अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है कि रूरल टू अर्बन में हो रहा है. वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है. आपके यहाँ स्मार्ट सिटीज़ हो रहा है, मेट्रो रेल डेवलपमेंट हो रहा है. पहले मेट्रो रेल मतलब बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे में तो अभी आया है, दिल्ली, कलकत्ता, ऐसे 2-4 सिटीज़ में होते थे, हैदराबाद. आज का आपको आज का दिन में इंदौर, अहमदाबाद, सूरत, सभी जगह में ऑलमोस्ट ऑल टायर 2 सिटीज़ विल बी कवर्ड इन मेट्रो. सो जितने भी रैपिड अर्बनाइजेशन होंगे उतना आपका कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा. नाउ कमिंग टू डेमोग्राफी, जो मैं बता रहा था, तो मीडियन एज जो है ये 2025 में इंडिया में 28 है, चाइना 39 है, US 38 है एंड जापान 49. मीडियन एज क्या है? मीडियन एज ये है कि आज इंडिया का पॉपुलेशन अगर 140 करोड़ है तो 70 करोड़ मीडियन, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन का एज है 28. दैट मीन्स इंडिया इज अ यंग पॉपुलेशन, यंगेस्ट. 65% of India's population is below 35 years. तो how it is impacting economy? कि it is the young population जो खरीदते हैं, स्पेंड करता है. आज पोस्ट रिटायरमेंट जब इनकम बंद हो जाता है तो खरीदना बंद कर देता है. तो आज आप देखेंगे कि जापान का आज अगर 49 एज है तो एक डिकेड 10 साल 11 साल बाद दे विल स्टॉप परचेसिंग. इंडिया आज अगर 28 है तो एटलीस्ट 32 ईयर्स तक इंडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो डेमोक्रेटिक डिविडेंड जो है इट इज इन फेवर ऑफ इंडिया. डिपेंडेंसी लो डिपेंडेंसी रेशियो इज सेम थिंग. जितना आपका एज ज़्यादा होगा तो आपका डिपेंडेंसी ज़्यादा होगा. इंडिया में एज कम है तो डिपेंडेंसी लोएस्ट है. नाउ ड्राइवर्स एंड डिसरप्टर्स. तो मैं पहले डिसरप्टर्स जो है वो कवर कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिसरप्टर्स ऑलरेडी मैंने कवर किया है. सो रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी, मेनी ऑफ यू, आप लोग काफ़ी लोग इसमें कंसर्न हो कि रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी के ऊपर कि ये PTA MEG के प्राइस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. क्रूड प्राइसेस गोज अप डाउन. ठीक है. अभी रिसेंटली भी हुआ है. जियोपॉलिटिकल टेंशंस. देन सस्टेनेबिलिटी प्रेशर. आजकल जैसा रविंदर जी ने बताया कि रिसाइकल सस्टेनेबल इज ए बज़वर्ड. तो आज यूरोपियन यूनियन को आपका यूरोप में मेजॉरिटी एनीथिंग सस्टेनेबल ग्रीन वो बिकता है.
बट इट इज़ नॉट वेरी इजी। आज आपका बॉटल को बिकमिंग कॉस्टलियर, क्योंकि आपको रिसाइकल्ड, आप सब लोग बोलते हैं रिसाइकल बढ़ाओ। इवन फॉरगेट अबाउट टेक्सटाइल, जो आज बॉटल है पेप्सी एंड कोका कोला, दे आर ऑल्सो सेइंग हम लोग हमारा जो बॉटल है वो 25% रिसाइकिल करेंगे। बट द बॉटल विल कम फ्रॉम, बॉटल का एक लिमिटेशन होगा, सो उसका कॉस्ट बढ़ेगा, बट दे वांट रिसाइकल्ड। तो दिस इज ए सस्टेनेबिलिटी प्रेशर एक आएगा। एंड देन एसोसिएशन ऑफ पॉलिएस्टर विथ फास्ट फैशन, ठीक है। फास्ट फैशन क्रिटिसाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉलिएस्टर जल्दी डैमेज होते नहीं है। आज एक बार पॉलिएस्टर का शर्ट कोई ले लिया तो 10 साल तक ना उसका कलर जाता है ना वो फटता है। So this is also criticized. This is in favor of us, but this is also criticized. Trade policies, tariff, ठीक है। Now disruption तो होने वाला है। This is not in your hand. ये हमारे हाथ में नहीं है। But disruption के how to navigate? हम जब कोई अननोन टेरेन में जाता है तो हमें जीपीएस गाइड करता है ना, तो ये कैसे हम जाए? तो फर्स्ट थिंग इज मॉनिटर मार्केट डिमांड ट्रेंड्स। तो आपको जैसे आज बैंक में रहता है ना नो योर कस्टमर केवाईसी, तो आपको भी आपका कस्टमर क्या कर रहा है, उनका ट्रेंड क्या है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ये जानना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी वीवर को मैंने पूछा था आपके क्या चल रहा है, तो काफ़ी वीवर प्राउडली बोलता है मैं तो जाता ही नहीं हूँ बाहर ऑफिस के। नहीं चलने वाला है, आपको ऑफिस के बाहर जाना पड़ेगा, कस्टमर में घूमना पड़ेगा। कोई वीवर ऐसे भी बोलता है मैं कस्टमर के पास जाऊंगा तो वो सोचेगा मेरे माल में कुछ प्रॉब्लम है। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस मेंटेलिटी। ये अगर ऑकेशनली आप 2 साल में एक बार जाएंगे तो ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यू हैव टू मॉनिटर व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट में क्या हो रहा है, अदरवाइज आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या चेंजेस है, फैशन ड्रिवन में क्या चेंजेस आ रहा है। आपका सप्लाई सोर्स जो है वो डाइवर्स करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन वन सप्लाई। अभी हम लोग जो पॉलिएस्टर स्पिनिंग वाले हैं, हमारे लिए ऐसे ही एक सप्लाई सोर्स का आ गया है। हमारे लिए पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक कैटलिस्ट आता है जो चाइना ने देना बंद कर दिया हमें, वो इंडिया में बैन कर दिया। ऑल ऑफ ए सडन पॉलिएस्टर प्रोड्यूसर्स आर फेसिंग ए क्राइसिस। सो ठीक है, वी आर हैंडलिंग इट, बट लेसन ये है कि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन वन, आपको अल्टरनेटिव सप्लायर रखना पड़ेगा। समथिंग में हैपेंड, आपके एक के ऊपर हो जाता है तो कुछ ना कुछ हो सकता है। लिवरेज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी जो मैंने पहले भी बताया कि जो नया टेक्नोलॉजी है ये आपको लेना ही पड़ेगा। कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको हमेशा नीडलेस टू मेंशन ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट कम करना पड़ेगा। एंड फोकस ऑन इनोवेशन, कॉन्स्टेंटली यू हैव टू फोकस ऑन इनोवेशन। इनोवेशन इज द की, आपको इनोवेशन के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ फिलामेंट यार्न के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? ये चेंजिंग कस्टमर प्रोफाइल। पहले क्या था कि शॉपिंग नीड बेस, हमारे कपड़े का जब नया ज़रूरत रहता था तब हम खरीदते थे, या आज दिवाली आ रहा है तो वो टाइम में हम खरीदते थे। आज है इट इज़ एक्सपीरियंस। मैं मॉल में घूमने गया, पिक्चर देखने गया, मेरे पास टाइम था, चला गया शॉपिंग मॉल में, कहीं स्टोर में, 2 शर्ट पसंद आया, ले लिया। इट इज़ टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड। इट इज़ नॉट लाइक कि पहले हम दिवाली के पहले खरीदेंगे कि हमारा वो कपड़ा फट गया वो खरीदेंगे, वो नहीं है। पहले हमारा क्या था, ब्रांड लॉयल्टी था कि मैं रेमंड्स का शर्ट खरीदूंगा या रेमंड्स का सूट खरीदूंगा। आज यंग जनरेशन इज़ रेडी टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था, हम जब स्टोर में जाते थे हमें स्टोर कीपर बोल दिया ये बहुत बढ़िया है आप ये ले लो, हम लेके आ जाते थे। लॉयल्टी था, एक लो इन्फॉर्मेशन था। बट आज का दिन में हम लोग उसका टैग देखते हैं, कितना कंटेंट है पॉलिएस्टर, कितना कंटेंट कॉटन का है, इसका वॉश केयर है, एवरीथिंग वी नो। एंड बिफोर गोइंग टू स्टोर्स इवन वी आर अपडेटेड कि इसका, सो वी आर सुपर इन्फॉर्म्ड। पहले एक्सक्लूसिव था, आज हम सर्विस देखते हैं, ये रिटर्न पॉलिसी क्या है, इसका कितना दिन का लॉन्जिविटी है, डाइंग का गारंटी क्या है, ठीक है। पहले सीजनल बाइंग था जैसे मैंने बताया, अभी ऑल ईयर बाइंग है। कन्वेंशनल चैनल था, आज वैल्यू परफॉर्मेंस है एंड वांट्स टू बी परसीव्ड एज इको फ्रेंडली, ठीक है। नाउ नीड फॉर परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स। सो लास्ट डिकेड क्या था,
कि कमोडिटी टेक्सटाइल था। नॉर्मली इट वॉज ए टोटली प्योरली कमोडिटी टेक्सटाइल था। आज का दिन में क्या है, फंक्शनल। स्पेशली कोविड के बाद हमारे पास ज़्यादा फंक्शनलिटी का डिमांड आ रहा है। फंक्शनल में क्या है कि आप एक शॉट ले रहे हैं तो यू विल प्रेफर स्टेन रेजिस्टेंस। मैं चाय पीते पीते चाय गिर गया और मेरा शॉट इमीडिएटली ख़राब नहीं होना चाहिए, जस्ट सिंपल वॉश निकल जाएगा। स्टेन रेजिस्टेंस, मॉइस्चर मैनेजमेंट आपको एक कंफर्ट देगा, ये मैं डिटेल में बात करूँगा। ऑर्डर रेजिस्टेंस, वाटर रिपेलेंट, एंटी माइक्रोबियल हॉस्पिटल कार्टन्स। नेक्स्ट डिकेड में क्या होने वाला है, सेल्फ हीटिंग जैकेट। आप जैकेट लिया, जो जैकेट आपको ठंडी में हीटिंग भी देगा, ठीक है। हेक्सोस्किन एक टाइप ऑफ शर्ट है जिसके अंदर आपका सेंसर रहता है, वो आपको हार्ट बीट को मॉनिटर करता है, आपका रेस्पिरेटरी को ट्रैक करता है। आज फीफा वर्ल्ड कप में कोच बाहर बैठ के उनको कंप्यूटर में मालूम पड़ता है कि मेरा ये प्लेयर का एनर्जी डाउन हो रहा है, वो उसको रिप्लेस कर देंगे नया प्लेयर से। सो ऑल दीज आर हैपनिंग एंड विल हैपन इन द नेक्स्ट डिकेड। दिस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। एथोस अपैरल, इसमें एक सेंसर है जो आपका, इसको बोलता है EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। एक सेंसर है, आपका जो मसल का कोई भी मूवमेंट होता है तो वो एक इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है, तो वो सेंसर उसको कैप्चर करके सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वो फिर आपको बताता है कि आपका मसल में ये पेन है, ये मसल में ये प्रॉब्लम है। जस्ट आप सोचिए कि टेक्सटाइल कहाँ पे जा रहा है। कलर चेंजिंग टेक्सटाइल्स, आजकल ऐसे पिगमेंट आ गया जो आपका हीट एनर्जी के साथ साथ कलर चेंज करेगा। दिन में एक कलर आएगा, जैसे नाइट में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा तो इट विल चेंज इट्स कलर। यू कैन वेयर द सेम शर्ट फॉर ऑफिस एंड देन इन द पार्टी वेयर द कलर विल चेंज। योगा ट्रैक सूट एक ट्रैक सूट है जिसके अंदर सेंसर है पूरा ट्रैक सूट में, और वो आपको बताएगा आपका पोज जो योगा कर रहे हो तो करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका पोस्चर आपका जो है वो अगर आपका इम्प्रॉपर हो रहा है तो वो पोस्चर में आपको वाइब्रेशन देगा। टेक्नोलॉजी हैज गन सो फास्ट, सो चेंजिंग, सो दीज आर गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट जनरेशन। एक सर्वे किया गया था करेंटली जिसमें कस्टमर अवेयरनेस के ऊपर, जिसमें कस्टमर को पूछा गया था कि आपको इजी केयर के बारे में पता है, तो 75% ऑफ द कस्टमर सेड यस वी आर अवेयर ऑफ इजी केयर। जिन्होंने परचेज किया था उसमें 38% बोला हमें पता है। कस्टमर को जब ये पूछा गया था क्या आप इजी केयर के लिए पैसा ज़्यादा दे सकता है, तो 59% कस्टमर सेड यस, दे आर विलिंग टू पे मोर। सो आज जो हम ये सोचते हैं कि हमारे मेंटालिटी काफ़ी टाइम में ये रहता है ना, सस्ता लेके सस्ता बना के भेज दो। Get out of that mentality. Don't think that only sasta sells. ठीक है, people are ready to pay for performance, for value. Wrinkle resistance, 67% of the people have said they are ready, willing to pay more for wrinkle resistance. This is the very important. Stain resistance, fade resistance, stretch, antimicrobial. So ऑल दीज थिंग्स वैल्यूज जो है पीपल आर विलिंग टू पे, एंड ये हमें फ्यूचर का है, हमें जाना पड़ेगा इसमें। सस्टेनेबिलिटी अभी रविंदर जी ने भी बताया, तो ये आज एक बज़वर्ड है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी चाहिए सबको, ठीक है। नाउ देर इज इमरजेंस ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। हम टेक्सटाइल मतलब हम खाली सूरत में ज़्यादा तक पहनने का कपड़ा ही हम समझते हैं, बट एक टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर आपका एक सेमिनार है लास्ट डे में, तो मैं जस्ट टच कर रहा हूँ ब्रीफली, डिटेल उस दिन पता चलेगा आपको। सो टेक्निकल टेक्सटाइल का जो मार्केट साइज है अभी इंडिया में ओनली $20 बिलियन का मार्केट साइज है, जो वर्ल्ड में 220, सो वी आर 1/10। okay, तो देर आर लॉट ऑफ स्कोप टेक्निकल टेक्सटाइल में। पेनिट्रेशन लेवल इंडिया में ओनली 5 to 10%। जस्ट सोचिए आप 90% अभी पेनिट्रेशन बाकी है इंडिया में। आज काफ़ी टाइम में हम सोचते हैं ना क्या करना है, कहाँ पे एक्सपेंशन करना है, तो यू कैन थिंक ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। दे हैव ए टेक्नोलॉजी मिशन, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन।
So now coming to Reliance, so Reliance is everywhere of your life. आपको whether it is hygiene, healthcare, हमारे फाइबर या फिलामेंट यार्न इसमें जा रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हमारा यार्न जा रहा है, ऑटोमेटिव में ऑफ कोर्स हमारा जाता है, फिल्ट्रेशन में यूज़ हो रहा है, जियो टेक्सटाइल में यूज़ हो रहा है, कन्वेयर बेल्ट में यूज़ हो रहा है, पैकेजिंग रिटेल में हो रहा है, होम टेक्सटाइल में हो रहा है, फैशन में हो रहा है. So R-Elan is basically R-Elan बेसिकली रिलायंस का जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट है उससे जो फैब्रिक बनता है वो फैब्रिक का एक ब्रांड है R-Elan. These are the key products R-Elan में आता है. एक ग्रीन गोल्ड, देन इको गोल्ड, फील फ्रेश, कूलटेक्स, एयरलाइट. मैं ये प्रोडक्ट के बारे में डिटेल ब्रीफली आता हूँ. सो फर्स्ट इज ग्रीन गोल्ड इज रिसाइकल बेसिकली, जो अभी हम बात कर रहे थे. सो रिलायंस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ PET बॉटल्स टू पॉलिएस्टर फाइबर. हम लोग अभी हर साल 2 बिलियन पोस्ट कंज्यूमर बॉटल को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं. 2 बिलियन बॉटल्स को हम रिसाइकल में कन्वर्ट कर रहे हैं. एंड वी आर प्लानिंग टू डबल टू 5 बिलियन. ग्रीन गोल्ड इज द ग्रीनेस्ट फाइबर. And now globally more than hundreds of leading fashion retailers across the world and India are going for green gold. Already they have adopted. This is eco gold. Eco gold is like green gold मतलब हो गया आपका रिसाइकिल, पॉलिएस्टर बॉटल को आप रिसाइकिल कर रहे हो. बट eco gold is biodegradable. दिस इज बेसिकली नथिंग बट बायोडिग्रेडेबल. लोग बोलते हैं कि पॉलिएस्टर आपका डिग्रेड नहीं होता है, पॉलिएस्टर भी डिग्रेड होता है. देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड सिक्लो, ये हम बना रहे हैं. हमारे साथ साथ हमारे स्पिनर्स में और भी लोग बना रहे हैं सिक्लो. सो ये एग्जांपल है. आप पॉलिएस्टर 742 डेज में आपका सॉइल में होगा तो ये डिग्रेड हो जाएगा. सी वाटर में 92% 844 डेज में हो जाएगा. एंड लैंडफिल में 91% डिग्रेड हो जाएगा 1 to 7-8 डेज. ये जो है दिस इज फास्टर देन वूल. और ये जो प्रोडक्ट आएगा ये सर्टिफिकेशन आएगा. फील फ्रेश इज एंटीबैक्टीरियल. काफ़ी टाइम में हमने देखा है कि हमारे जो साठ है उसके आर्म पीट में एक बैड ऑर्डर आता है. दैट इज़ बिकॉज कि वहाँ पे जो स्वेट होता है वहाँ से बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है. तो ये है एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीवायरल. ठीक है. दिस इज़ फॉर बेटर हाइजीन. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिल्वर आयन डालते हैं पॉलीमर में. हम लोग जो कर रहे हैं दिस इज़ ए परमानेंट इफेक्ट. ये आपको प्रोसेसिंग में भी आता है. आप फैब्रिक में ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, एंटी माइक्रोबियल एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट भी कर सकते हो. बट प्रोसेसिंग में वो आफ्टर एवरी वॉश उसका इफेक्ट आपका कम हो जाएगा. व्हाट वी डू इज इन द परमानेंट इन द पॉलीमर. तो दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट. कूलटेक्स इज वन जो आपका कपड़ा जो है ना आपको ठंडा रखेंगे. आपका बॉडी से मॉइस्चर या स्वेट जो पसीना होगा उसको एब्जॉर्ब करेंगे. आपका शर्ट के सरफेस में लेके आएंगे, उसको स्प्रेड करेंगे एंड देन उसको इवापोरेट कर देंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वर्क एथलेटिक वेयर के लिए, आपका एक्टिव वेयर के लिए. आज एक्टिव वेयर में आप जब भी आज जिम में जाते हो तो आपको पसीना होता है. अगर आप कॉटन का शर्ट पहने हो तो वो पसीना आपका कॉटन का शर्ट आप एब्जॉर्ब करेगा और वो आपको बॉडी से हीट लेगा उसको ड्राई करने के लिए. तो एनीबडी कैन कोलैप्स. So this is the Cooltex. It is mostly 99% activewears today are produced from polyester. Airlight is basically a product which will give you comfort in warmth. And basically क्या होता है कि this is a technology हम लोग यार्न के अंदर इंजीनियरिंग किया है. आप अगर एयरलाइट का शर्ट पहने हो तो आप अगर आप AC गाड़ी में हो, टेम्परेचर इज़ 20 डिग्री
यू आर कमिंग आउट ऑफ एसी कार जहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो इतना सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है ना वो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो एयरलाइट का कपड़ा जो है वो जो बाहर का टेम्परेचर है उसको आपको बॉडी में आने नहीं देता है, उसको रोक देता है, ग्रेजुअली आता है। तो इट्स बेसिकली इंसुलेशन का काम करता है, ठीक है। सिमिलरली आप जब गर्मी में हो, आप इनसाइड कार या एसी में जा रहे हो, अगेन इट विल प्रोटेक्ट। एंड दिस इज लाइट वेट। बाई सिंकेज आप लोग सब जानते हो, दिस इज ए 2 डिफरेंट सिंकेज यार्न है जिसका एक्सेलेंट बाउंस है, ड्रेप बहुत बढ़िया है, विविड शेड्स है, कलर बहुत रिच कलर आता है। इंडिया में पहले बनता नहीं था, 100% इम्पोर्ट हो रहा था। आज का दिन में हम लोग बना रहे हैं, गार्डन बना रहा है, और भी 1-2 स्पिनर चालू किया है। तो इंडिया इज नाउ सेल्फ सफिशिएंट in BSY production. Cot look, basically as the name suggests, it is cotton like look. आज हम लोग पॉलिएस्टर बोलते हैं तो एक दिमाग में इमीडिएटली शाइनिंग का आ जाता है। पॉलिएस्टर मतलब वो चमकीला, तो कॉट लुक पॉलिएस्टर का ही एक पार्ट है जो आपको कॉटन लाइक लुक देगा। ड्रेप भी बहुत बढ़िया आता है एंड मैट अपीयरेंस आता है। एंड इसका और एक ब्यूटी है कि इसका जो प्रिंट है ये बहुत शार्प प्रिंट देता है। आप ये 2 प्रिंट अगर कंपेयर करेंगे, नॉर्मल पॉलिएस्टर और कॉट लुक, इसमें आपको प्रिंट बहुत शार्प आएगा। सुपर फिल बेसिकली ये सपन है, आपका स्पन में फिल अच्छा आता है, बट स्पन यार्न में आपको पिलिंग का प्रॉब्लम आता है। ये जो सुपर फिल है ये सपन है, ये फिलामेंट बेस है, इसमें आपको स्पन का फीलिंग आएगा without the peeling effect. Excellent aesthetic है and this is very strong and durable, और ड्रेप बहुत बढ़िया आता है इसका। फ्लेम रिटार्डेंट यार्न है या फायर सेफ। बेसिकली हमें सबको मालूम है पॉलिएस्टर इज हाईली फ्लेमेबल यार्न। तो आज पॉलिएस्टर में इंडिया में अभी तक इतना नॉर्म्स आया नहीं है, बट बाहर कंट्रीज़ में आपका सारे होटल्स में, पब्लिक प्लेसेस में, सब जगह आपका जो भी फैब्रिक यूज़ होता है वो आपका फ्लेम रिटार्डेंट होना ही चाहिए। तो आज इंडिया में भी, आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल बाद या 5 साल बाद ये आने वाला ही है। ऑलरेडी आप जो इंडियन रेलवेज है उनके जो एसी कोच में जो आपका विंडो कार्टन रहता है, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्लेम रिटार्डेंट। तो फ्लेम रिटार्डेंट आपको ऐसा नहीं है कि फ्लेम प्रूफ, आग नहीं लगेगा ऐसा नहीं है। फ्लेम रिटार्डेंट ये आपको इतना टाइम दे देगा कि आपको कपड़ा चेंज करने का, या अगर घर में है विंडो में लग गया तो आप बाहर आ सकते हैं इजीली। फ्लेम रिटार्डेंट दीज आर सारे यार्न में अवेलेबल रहता है। IDY is basically industrial yarn, technical textile. दिस इज बेसिकली क्या है, इसमें कोई एस्थेटिक ब्यूटी नहीं रहता है, इसका एक स्पेसिफिकेशन ड्रिवन रहता है, इसका एक टेनासिटी रहता है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रहता है। तो ये स्ट्रेंथ के लिए ये सेफ्टी में यूज़ होता है, बेल्ट में यूज़ होता है, जियो ग्रिड में यूज़ होता है। देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, मैं ब्रीफली दिखाता हूँ आपको। ये जियो ग्रिड, ये जो आजकल फ्लाईओवर हाईवे में बनता है, इसमें आपका IDY का जियो ग्रिड यूज़ होता है। मोरिंग रोफ्स, ये जो आपका रोफ्स वगैरह बनता है जहाँ पे आपका टेनासिटी का जरूरत है एंड लो इलोंगेशन, इस यार्न को आप कोई लिफ्ट कर रहे हो हेवी वेट, वो इलोंगेट नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। फायर होस, ठीक है, लिफ्टिंग स्लिंग्स, स्ट्रैपिंग, कन्वेयर बेल्ट, ये सारे इंडस्ट्रियल यार्न के एप्लीकेशन। सो हम लोग काफ़ी टाइम में सोचते हैं ना हमारे पास अपैरल के सिवा और कुछ दुनिया नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ वर्ल्ड। सॉफ्ट लगेज फैब्रिक, लेदर एंड स्टिचिंग में भी जहाँ पे आपका ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए IDY यार्न से होता है। सेफ्टी हार्नेस में आपका IDY से होता है, या कोटेड लैमिनेटेड फैब्रिक्स में IDY से होता है। ट्रांसमिशन बेल्ट होता है, ओइंग्स होता है। दीज आर ऑल डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ IDY। सो डोमेस्टिक, ये जो है डोमेस्टिक मार्केट जो है IDY में, उसमें मोरिंग रोफ्स एंड वेविंग्स जो है वो 33% जा रहा है। जियो टेक्सटाइल, जियो ग्रिड में 24% अभी जा रहा है।
एंड ट्वाइंस स्टिचिंग फिशनेट में 13% जा रहा है, बाकी सब मिक्स है। ये कंजम्पशन जो है अभी ओनली इंडिया में 5 to 10% पेनिट्रेशन हुआ है। सो 90 to 95% पेनिट्रेशन बड़ा बाकी है, जिसमें आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाला है। सो दीज आर ऑल आवर consumer facing initiatives. We do design contest on the basis of sustainability every year in Bombay. Arts Tree, these are all our consumer facing initiatives. So blueprint for Indian filament growth. Textile Ministry's vision to reach $350 billion by 2030, जिसमें डोमेस्टिक का टारगेट है 250 एंड एक्सपोर्ट का टारगेट है $100 बिलियन। ये जो विज़न है, ये विज़न को पहुंचने के लिए हमें फिलामेंट एंड फाइबर का रिक्वायरमेंट मिनिमम 10 to 12 मिलियन मेट्रिक टन्स चाहिए मिनिमम। कॉटन प्रोडक्शन एज पर CAI एंड ISAC estimates can stretch up to 7.5 from current level of 6, that means only 1.5 million metric tons का आएगा। विस्कोस कैन ग्रो टू 1.5, क्योंकि यू नो विस्कोस जो है वो बनता है वुड से, सो देयर आर लिमिटेशन बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर डिमांड विल कम फ्रॉम मैनमेड फाइबर, एंड जहाँ पे आपका पॉलिएस्टर इज द डोमिनेटिंग। थैंक यू। थैंक यू पान साहब। रविंद्र जी प्लीज आप Sir, can you share the PPT? Thank you. थैंक यू पान साहब। आपका इतना डिटेल स्टडी और ये जो प्रेजेंटेशन था, आई थिंक वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोगों को इतना नॉलेज है पहली बात तो। और ये जो कोई टेक्सटाइल मैगजीन ये सब में भी ये नॉलेज आपको मिलेगा नहीं। एंड मैंने देखा है कि रिलायंस के जितने भी पास्ट एग्जीक्यूटिव, इवन रघुनाथ साहब और पान साहब, ये सब इतना डिटेल स्टडी करके हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि अगर इफ़ दे डोंट डू इट, हम लोग तो बस वही 50-48 वेटलेस में ही घूम रहे हैं। सो आई थैंक यू वेरी मच। Now, after this wonderful address, I request my all the audience कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स किसी को भी इस बारे में हो तो प्लीज़ कम अप। थैंक यू। अच्छा, अरे हमने माइक क्या माइक मेरा सवाल रविंदर सर से है। सर, ये अभी जो पॉलिस्टर इंडस्ट्रीज है तो वो आप बोल रहे हो कि इसमें ग्रोथ अच्छा है, तो उसके अंदर अभी वाटर जेट मशीन लेटेस्ट में काफ़ी अच्छी चल रही है, पर उसमें पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन का जो इतना सारा इश्यू आ रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी बंदिश है, नए कनेक्शन भी थोड़े इश्यू आ रहे हैं, उसके चार्जेस भी बढ़ रहे हैं, तो क्या ये एफोर्डेबल रहेगा आगे आने वाले टाइम में? क्या अफोर्डेबल रहेगा? मतलब उसमें पानी का, हाँ, वाटर जेट लूम्स के अंदर वाटर जेट लूम का जो एफ्लुएंट है ना, वो बहुत ही माइल्ड एफ्लुएंट है, और उसको ट्रीट करना और रीयूज़ करना बहुत इजी है। तो जैसे मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी PEPL का मतलब चेयरमैन हूँ, और वहाँ हमारे पास काफ़ी मेंबर हैं जो वाटर जेट लूम चलाते हैं, उनका पानी हम ले रहे हैं। लेकिन अभी हमारी जो प्लानिंग चल रही है, क्योंकि हमारे पास डिस्चार्ज करने की लिमिट है, हम लोग 100 मिलियन लीटर्स पर डे से ज़्यादा खाड़ी में डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो हमने वाटर जेट लूम का जितना हमारे पास करीब 10 mld पानी आता है, उसको हमने रिसाइकल करके वापस देने का प्लान किया है, सो दैट वाटर जेट लूम जितनी भी आए हमारे एरिया में, तो वो पॉल्यूशन से उसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा।
कुछ आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ये वाटर जेट मशीन के ऊपर बैंड लगा दे या कोई सवाल ही रिस्ट्रिक्शन कर नहीं सके? है, कोई 1% भी सवाल नहीं है। बस thank you. एनीबडी एल्स, किसी और? या प्लीज। गुड इवनिंग सर। आंसर मेरा क्वेश्चन आपसे था कि जैसे कि टेक्निकल टेक्सटाइल में आगे सब बता रहे हैं कि बहुत स्कोप है, तो एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर मुझे अपने टेक्निकल टेक्सटाइल के किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना चाहिए? देखिए, पहले मार्केटिंग आता है। अभी रविंदर जी भी आज बता रहे थे, कल का जो सेमिनार था उसमें पहले यही बताया था, फर्स्ट मार्केटिंग देन आपका प्रोडक्शन। तो आपको देखिए मार्केट तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपको मार्केट मालूम है तो आप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लेके आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। तो मार्केट तो आपको ढूंढना पड़ेगा। मार्केट है, कहाँ है, कौन सा कस्टमर है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। मार्केट इज देयर। एवरी प्रोडक्ट, जब कोई प्रोडक्ट बना है तो उसका मार्केट है। हाँ, तो मार्केट है, आपको ढूंढना पड़ेगा उसमें। आई कैन नॉट से कि आप बनाओ और ये कस्टमर को दे दो, ये बनाओ, नहीं, बट मार्केट इज देयर, इंडियन, डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल। एक कौन सी टाइप हो सकती है जिससे हम आगे जाके उनको कनेक्ट कर पाए, कोई भी कस्टमर से? देखिए, इट डिपेंड्स कि आपको जो है ना, अभी जैसे रविंदर जी बता रहे थे कि आपको कंसल्टेंट का हेल्प लेना चाहिए। आपको आपका जो लिमिट है, अगर आप 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 10 करोड़ करना चाहता है, 20 करोड़ करना चाहता है, 30 करोड़, उसके हिसाब से आपको कंसल्टेंट गाइड करेंगे एंड दे टर्न की बेसिस पे वो आपको ये भी गाइड करेंगे कि आपको मशीन लेके आके इंस्टॉल करके उसका मार्केट के बारे में भी गाइड करेंगे। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। खाली आपको ये बताना पड़ेगा मेरे पास आज पैसा है, ये इतना पैसा मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। बट बिफोर दैट आपको खुद को कन्विंस होना पड़ेगा कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू सर। और जैसा पान साहब ने बताया था, NMMT करके एक बहुत अच्छी संस्था है जो सरकार ने खोली है, तो वो लोग गाइड करते हैं। जो नेशनल NTTM है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, जाके मिलिए दिल्ली में, वो गाइड करेंगे। इवन कंसल्टेंट्स भी है यहाँ पे, बड़ौदा में एक है मिस्टर रविशंकर है, ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स है, दे कैन गाइड यू। और जो टेक्सटाइल मिशंस है, टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, दे विल गाइड यू, दे कैन गाइड यू। कंसल्टेंट का आप कुछ दे सकते हैं कॉन्टैक्ट्स? हाँ, मेरे पास कंसल्टेंट का, मैं अब फरीद गिलानी मेरा कॉलीग है, उनके पास नंबर है, आप ले लीजिए। हाँ, दे देंगे। हाँ, वो ठीक है। अभी जो एक वाटर जेट में पॉल्यूशन के बारे में जो बताया था, देखिए हम लोग आज एक पॉल्यूशन का ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट से आया क्यों? क्योंकि हमने कुछ गलत किया तभी आया, अदरवाइज ये नहीं आते। और वाटर जेट एक ऐसे टाइप है जो विच इज मोस्ट सुइटेबल फॉर पॉलिएस्टर, ये कभी बैन हो ही नहीं सकता है, बेफिक्र रहिए, कभी नहीं हो सकता है। ओनली थिंग वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। साहब ने अभी बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है थ्रू आवर सोसाइटी, है ना। तो आज हम लोग जमीन में डाल देंगे अनट्रीट करके, क्योंकि वो खर्चा होता है, 20 पैसा पर पीक खर्चा बढ़ जाएगा, 20 पैसा पर मीटर खर्चा बढ़ जाएगा, तो वो नहीं होगा। हाँ, आज आपको आज अगर मान लीजिए कि रॉ मटेरियल 10 रुपया सस्ता हो गया, तो आप क्या करते हो, उसको पास ऑन कर देते हो। तो व्हाई कांट यू इंक्रीज? आज अगर आपका 20 पैसा मीटर में खर्चा बढ़ रहा है तो बढ़ा के लीजिए कस्टमर से। बट हमें फर्स्ट थिंग इसकी एथिकल होना चाहिए, हम ऐसे कुछ गलत नहीं करना चाहिए। थैंक यू। और कोई? एनीबॉडी? हाँ, वाह। हेलो सर। सर माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द आजकल मार्केट में किससे क्वेश्चन आपका? पान साहब से? 5 साल सर, जैसे कि आज के टाइम पे जो बेसिकली गारमेंट इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा प्योर के पीछे ज़्यादा जा रही है, विच इज़ विस्कोस एंड ऑल। तो सर ये जानना कि अगर विस्कोस इज ग्रैबिंग द मार्केट, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट 5 years मार्केट ऑफ विस्कोस एंड एडजेट लूम्स एंड वाटर जेट लूम्स? लाइक दोबारा बताइए एक बार। पॉलिस्टर मार्केट इज इन वो तो अभी ग्लोबल मार्केट में है ही,
तो एज जो आजकल जो गारमेंट इंडस्ट्रीज है ज़्यादा प्योर मांग रहे हैं, विस्कोस है, पॉली विस्कोस बाय विस्कोस एंड 100 और जो जैसे कि मॉडर्न गारमेंट्स जो है एथनिक तो फिर भी ठीक है, मॉडर्न गारमेंट्स जो है वो ज़्यादा विस्कोस के ही पीछे जा रहा है, और कॉटन है फिर बाद में तो लिनन है। तो एयरजेट मार्केट लूम्स जो है और वाटर जेट मार्केट लूम्स है वो 2035 में कहाँ जाके किस तरह से रहता है यानी मार्केट स्केल पे? देखिए, फर्स्ट थिंग इज कि जैसा पॉलिएस्टर ग्रो हो रहा है, विस्कोस भी ग्रो होगा, नायलॉन भी ग्रो होगा, कॉटन भी ग्रो होगा, बट रेट विल बी स्लो। विस्कोस का ग्रोथ कम होगा, पॉलिएस्टर का ग्रोथ ज़्यादा होगा। आपका जो है आज विस्कोस का कपड़ा मांग रहा है, ऐसा नहीं है, पॉलिएस्टर का भी मांग रहा है, नायलॉन का भी मांग रहा है। आप जो कस्टमर के साथ एसोसिएटेड हो उनके पास शायद विस्कोस का डिमांड होगा गारमेंट में, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड विस्कोस। विस्कोस पॉलिएस्टर से डबल के ऊपर कॉस्टली है। आज 110 ईयर ब्राइट यार्न का अगर जो पॉलिएस्टर का प्राइस है उसका 3 गुना 4 गुना प्राइस विस्कोस का होता है। सो विस्कोस का फैब्रिक का प्राइस ज़्यादा है, ये हाई एंड के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो हाई एंड कस्टमर को टारगेट कर रहे हो तो आपको डिमांड है, ठीक है, विस्कोस का बढ़ेगा, विस्कोस का भी ग्रोथ आएगा, बट नॉट द वे। मेरा ये दिखाने का पर्पस ये नहीं था कि विस्कोस विल नॉट ग्रो, विस्कोस विल ग्रो, बट पॉलिएस्टर का रेट ज़्यादा होगा, ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा। और जो एयरजेट है, एयरजेट में ज़्यादातर अभी तक स्पनियन और विस्कोस चलता है, पॉलिएस्टर कम चलता है, बट आजकल पॉलिएस्टर भी चल रहा है। और जितना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है उसमें आपका पॉलिएस्टर का ऑल काइंड्स ऑफ पॉलिएस्टर अभी एयरजेट में चलने लगा है, चलेगा। अगर आपके पास मार्केटिंग विस्कोस की है तो आपको विस्कोस के लिए जाना चाहिए, जिसमें एयरजेट या रेपियर कौन सा सूट करेगा आपको प्रोडक्ट के लिए, तो वो उसमें जाना चाहिए आपको। Basically, I am from the beginning. I am in the polyester market only. Yes. So, which one is more suitable, water jet or air jet? फॉर पॉलिएस्टर पॉलिएस्टर के लिए वाटर जेट Water सूटेबल है, jet विस्कोस के लिए एयरजेट है। Okay, sir. Thank you. बिफोर वी anybody else, किसी और को कुछ क्वेश्चन आंसर है? ओके, बिफोर वी कंक्लूड, नाउ इट्स अ टाइम ऑफ वोट ऑफ थैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू द वंडरफुल ऑडियंस जिसने 1.5 घंटा बैठ के पूरा सुना सबको। आई एम थैंकफुल टू पान साहब जो बॉम्बे से इधर सूरत आए हैं स्पेशली फॉर दिस। रविंद्र आर्या जी जो अपना इम्पोर्टेंट वक्त निकाल के हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू मुंद्रा जी, थैंक यू काजीवाला जी, एंड थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।